होता है तो मैं इसको बहुत यूज करता हूँ इसीलिए। और घर में आने से राजी खुशी, नाश्ता मिला नहीं मिला जी मिला जी। तो फिर आवाज क्यों नहीं है? हाँ जी, सिर्फ चाय मिले भाई, ये तो जाती है भाई, ये तो जाती है। इससे तो लंच के बाद वाला सेशन और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर लंच में आप ज्यादा खाएगा और खाने के बाद सोएंगे। ऐसा होता है ना? तो नींद आएगी। पर यहाँ पे कितने लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए आए? अभी तो पैसा। हाँ जी, सभी आए हैं, सभी पैसा कमाने के लिए आए हैं? नहीं सर, सीखने आए हैं सर। यहाँ पे सब लोग सीखने के लिए आए हैं। और सीखने के बाद क्या करेंगे? पैसा करेंगे, फील्ड में एक्शन करेंगे। एक्शन में क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली पैसे ही तो चाहिए ना भाई। अल्टीमेटली चाहिए ना पैसा ही भाई। अगर सब कुछ सीखने के बाद जेब में पैसा नहीं आया, नोट नहीं आए, तो फिर क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो कौन कौन पैसे कमाने के लिए आए यहाँ पे? हाँ जी, सब लोग आए क्या? यस या नो? इसको भी किसने यस पैसे बोलने नहीं है, पैसा बनाने आए हैं। ये शब्दावली के पंगे मत लो मेरे साथ, मैं इसका बहुत बड़ा कीड़ा हूं, ठीक है ना? मैं शब्दों को पकड़ने में बड़ा महारथी हूं। पैसा कमाने के लिए आए हैं, बनाना और छापना जो है वो गवर्नमेंट का काम है, हमें कमा लेने दो, ठीक है ना? जो सरकार का काम है उसे सरकार को करने दो, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए। बट पैसा कमाने की लगता क्या है पता है भाई? यहाँ पे व्हाइट बोर्ड हो सके ना, अच्छा वो है, ठीक है, उसको आगे कर देना बस। पैसा कमाने की लगता क्या है? अच्छा, पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? पैसा कमाना दोनों है सर, दोनों है। दोनों है। कैसे? मुश्किल है, सीख के करेंगे तो आसान है, नहीं सीख के करेंगे तो मुश्किल है। कितने पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़ाकू है, बहुत मेहनती है, पर पैसा नहीं आ रहा? आप जिस काम में कर रहे हैं उस काम को सीखने बोल रहे हैं, पढ़ने नहीं बोल रहे हैं। सीखने को बोल रहे हैं। मैं वही शब्दावली की बात नहीं कर रहा, मैं यही कहना चाह रहा हूं, पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? हमें बचपन से क्या सिखाया गया? मुश्किल। हमने क्या बातें सुनी है? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, वगैरह वगैरह सुने। पर क्या आपको पता है अभी अभी अंबानी की शादी हुई है, अंबानी के बेटे की, अनंत अंबानी। राधिका को भी जोड़ दीजिए उसके साथ। हाँ, उसकी भी हुई है, बात ठीक कह रहे हो। अनंत अंबानी की राधिका के साथ शादी हुई है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। देखो उसका फोकस क्लियर है, तो अंबानी को देख रहे हो, राधिका को देख रहे हैं। जिसका जहां पे फोकस है उसको वही याद आ रहा है। अपना का फोकस किस पे है? अंबानी पे। उसका फोकस किस पे? यार ये वाली पार्टी तो गई, आपको वोट ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। तो बोली तो क्या पड़ता है, बोला भी चाहिए उसको, पढ़े लिखे। तो अंबानी ने अभी 5500 करोड़ रुपए खर्च करे, 5500 करोड़ रुपए खर्च करे अपनी बेटे की शादी पर क्या आप जानते हैं कि 5500 करोड़ रुपए उसकी कमाई का कितना टका है? 1% से भी कम सर। 0.5%, आधा टका, मात्र आधा टका, मात्र आधा टका। अब क्या 5500 करोड़ रुपए कमाना या 9 लाख करोड़ रुपए कमाना ज्यादा मुश्किल है या 9 लाख रुपए कमाना? मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। 9 लाख रुपए कमाना ज्यादा मुश्किल है जी। और आप में से कितने ऐसे जो 9 लाख कमा चुके हैं? इस बिजनेस में कैसे से भी
इस बिजनेस से कमा लिए 9 लाख रुपए, इससे नहीं कमाया। 5 लाख कमा लिए, 2 लाख कमा लिए, 1 लाख कमा लिए, कमाए। यानी कि आज आप सब में पोटेंशियल है 9 लाख करोड़ तक जाने का। क्योंकि अगर आपने मुश्किल काम कर लिए 9 लाख रुपए वाला, 1 लाख रुपए वाला, अगर 1 लाख कमा लिए तो 1 करोड़ कमाना आसान है। 1 करोड़ कमाना 1 लाख के मुकाबले ज्यादा आसान है। यानी कि अगर आप 1 लाख कमा के बैठे हैं तो आप 1 करोड़ की कैटेगरी में आ गए। अगर आपने 9 लाख कमा लिया तो आप 9 लाख करोड़ की कैटेगरी में आ गए, या मैं बोलूं 9-10 करोड़ की कैटेगरी में आ गए। अगर आपने 1 करोड़ कमा लिए तो आप 100 करोड़ की कैटेगरी में आ गए। पर यहां से वहां तक की जो जर्नी है वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपको उस जर्नी का पता नहीं है। और आज हम केवल यही बातचीत करने के लिए आए हैं। मुझे नहीं पता आप में से आज किसको क्या कह के बुलाया है, मुझे ये भी नहीं पता कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं। वक्त की कमी है, अगर मैंने वक्त पे शुरू किया होता तो मैं एक एक व्यक्ति से वो एक्सपेक्टेशंस पूछता, मैं आप लोगों को जानने के ऊपर 1-1.5 घंटा लगाता। बिकॉज मेरी एक आदत है, मैंने कल रात को बैठ के पीपीटी डिजाइन करी है। रात को बैठा था 12 बजे, सुबह 3 बजे तक, फिर 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि जब तक मैं सामने वाले की जरूरत समझ नहीं लेता तब तक मुझसे पीपीटी में एक स्लाइड नहीं बनती। तो पहले मैंने मुकेश भाई से समझा, फिर मैंने यहां पे आके मिनाज भाई और नूर भाई को पकड़ लिया कि बताओ। जब उनके साथ वो कन्वर्सेशन हो गई तब मेरा दिमाग चलना चालू किया कि अच्छा बात क्या करूं बताओ। तो आज क्योंकि भी वक्त की लिमिटेशन है, मैं बस आपको यही बात बताना चाहता हूं कि अगर आप वाकई ही अपनी जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं और सिर्फ पैसा नहीं, उससे कुछ बड़ा चाहते हैं, तो आज आप सही कमरे में हैं। तो कितने लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, कितने लोग जो पैसे के अलावा और बहुत कुछ कमाना चाहते हैं। जो बहुत कुछ कमाना चाहते हैं वो हाथ उठा दे रहे और बहुत कुछ पैसा तो हो उसके अलावा और बहुत कुछ हो। बाकी लोग भाई देखो, जिसको हाथ खड़ा करने में तकलीफ है, आपने लगवा है तो दिस नहीं हो सकता है। हाँ जी, तभी मैंने हाथ का लगवा बोला भाई, कहीं के दिमाग का भी होगा। लगवा अलग अलग तरीके के होते हैं, कईयों के पांव में लगवा होता है, कईयों के हाथ में लगवा होता है, कईयों के दिमाग में लगवा होता है। दिमाग में लगवा क्या होगा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, देखो आज बड़े प्यार से दिल की बात करेंगे। कितने लोगों ने मुझे पहली बार सुन रहे हैं लाइव, फेस टू फेस, इस तरीके से, जूम की बात नहीं कर रहा, फेस टू फेस, बहुत सारे लोग हैं। तो मेरी बड़ी अच्छी मान लीजिए, बुरी मान लीजिए आदत, मुझे कान खुश करने वाली बात बोलनी नहीं आती। मैं तो कान खुश कर सकता हूं या जेब खुश कर सकता हूं, क्या करूं? जेब खुश करें, जेब खुश करूं। क्योंकि मेरे एक मेंटोर साहब ने मुझसे बात सीखी थी कि भाई मैं तो एक आईना हूं, मेरी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं तो एक आईना हूं, मेरी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर मेरे सामने आने पे चेहरा पसंद नहीं आता तो या तो हट जाओ या बदल जाओ। मैं इस ट्रेनिंग के पद पर मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आपसे ज्यादा जानकारी है, बट ऊपर वाले ने मुझे आज इस जगह पे खड़ा किया है। और मेरे पिताजी मुझे बचपन में कहानी सुनाया करते थे, जिस कहानी ने मेरी जिंदगी का रुख तय किया। सुनना चाहेंगे वो कहानी? मेरे पिताजी मेरे माताजी मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़े मेरे रोल मॉडल है। उन्होंने अपनी जिंदगी को जीकर मुझे दिखाया है कि ये जिंदगी जीनी कैसी होती है। वो मेरी जिंदगी के रियल लीडर है, उन्होंने कर दिखाया है मुझे। तो मेरे पिताजी मुझे कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक राजा था और उस राजा के दरबार में एक मंत्री हुआ करता था जो कि मुख्यमंत्री था, और उसका जो साला था वो एक नॉर्मल मंत्री था। अब बीवी रोज डंडा करती थी बेगम साहिबा। वैसे बेगम कोई अच्छी होती नहीं, जिसकी जिंदगी में हो कभी बेगम नहीं रह पाता, है ना? होता है ऐसा? क्या होता है ना? यस। देखो मेरे साथ तो होता है।
तो बेगम साहिबा रोज डंडा करती थी कि भाई मेरे पाकिस्तान भाई को मुख्यमंत्री बनाओ। अब शहंशाह सलामत राजा बोलते थे कि भाई क्या बोल के बनाऊं, क्या कह के हटा दूं उसको, मुख्यमंत्री है, इतने सालों से जो है सर्विस दे रहा है, इतने सालों से इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसकी जो सर्विस है अव्वल दर्जे की है, तो उसको हटाना तो पड़ेगा, कोई मदद होनी चाहिए। क्या बोल के हटाओ, ये तो बगावत हो जाएगी सब में। तो रानी कहती है, उसकी बेगम साहिबा कहती है कि मैं आपको एक सवाल पूछने के लिए बोलती हूँ, तुम अगले दिन जाके मुख्यमंत्री से वो सवाल पूछो, उस सवाल का वो जो भी जवाब देगा तुम उसको बड़ी आसानी से हटा सकते हो। ठीक है जी। अब वो सवाल पूछने के लिए क्या बोलती है, वो बादशाह सलामत को बोलती है कि भाई तुम जाके मुख्यमंत्री से पूछो मेरी कीमत क्या है। मतलब मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि बादशाह सलामत की कीमत क्या है। अब जो भी कीमत बोले तो सारी क्लोजिंग राजी करो, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, जिसके साथ गर्लफ्रेंड का मैसेज आया वो देख सकता है, क्योंकि बेगम के टाइम पे तब अपने उल्टा करके रख दोगे। हाँ उसका तो आएगी, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आई होती तब तक आप प्रोस्पेक्ट पे काम करते ज़्यादा ध्यान से, ज्वाइनिंग आने के बाद तुम भूल जाते हो बेचारे को। होता है ना सर, वैसे बीवी के साथ भी होता है, जब तक गर्लफ्रेंड होती है पूरा ध्यान दिया जाता है, बीवी बनने के बाद ध्यान कम हो जाता है। तो शहंशाह से बोलते हैं कि भाई तुम जाके कल राजा जो है तुम उससे पूछो मुख्यमंत्री से मेरी कीमत आंक। अब मुख्यमंत्री जो भी कीमत बोले तुम बोल देना कि तूने बस मेरी इतनी सी कीमत आंकी और निकाल देना। अब अगले दिन दरबार लगता है, राजा बुलाता है मुख्यमंत्री को पूरे दरबार के सामने, पर बोलता है भाई मेरी कीमत आंक, मेरी कीमत क्या है। अब मुख्यमंत्री भी बुद्धू तो उतना नहीं समझ तो जाता कि खेल क्या चल रहा है, तो राजा से एक दिन की मोहलत मांग लेते, एक दिन का वक्त मांग लेते कि राजा साहब बादशाह सलामत मैं आपको कल जवाब दूंगा इसका। अब बादशाह सलामत कहते ठीक है भाई कल जवाब दे रही हो। अब मुख्यमंत्री साहब घर आके परेशान बैठे होते हैं कि भाई इसका क्या जवाब दूं मैं, एक दिन की मोहलत तो ले आया, एक दिन का समय तो ले आया, जवाब क्या दूं। तभी छोटा सा बच्चा भिक्षा मांगते मांगते भीख मांगते मांगते उसके दरवाजे तक आता है। मुख्यमंत्री की जो बीवी है वो उसे भिक्षा दे देती है, पर वो बच्चा देखते कि मुख्यमंत्री परेशान बैठा हुआ, तो मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं, हेलो ऐसे मेरा नमस्ते बोलो, सलाम बोलो, बोलो मेरा सलाम बोलती है, हो गया तो बेहतर बोलो, मेरे को मेरा सलाम भी बोलो ना आपने। तो अब वो बच्चा देखते कि मुख्यमंत्री साहब परेशान बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री से पूछता मुख्यमंत्री जी क्या हो गया, क्या समस्या है। तो मुख्यमंत्री बोलता है कि बेटा तुझे तेरी भिक्षा मिल गई, तू जाना, तुझे क्या पता। तो बच्चा जवाब देता है कि मुख्यमंत्री साहब अगर कभी किसी की गाय गुम जाए, भैंस गुम जाए, तो राह चलते बच्चों से पूछ लेना चाहिए, क्या पता किसी ने गाय को देखा ही हो, पॉसिबल है ना भाई। तो मुख्यमंत्री को लगता है बच्चा बात दिमाग में नहीं कर रहा है, तो उससे पूछ लिया, तो बताता है कि भाई ऐसे ऐसे राजा ने मुझे मेरी कीमत आंकने के लिए बोला है, मैं कुछ भी बोलूं कल मेरा जाना तय है। तो बच्चा बोलता है इतनी सी बात, इतना सा सवाल है, आप एक काम करो कल मुझे साथ में चलो, और राजा जब आपसे सवाल पूछे दोबारा तो आप तुरंत के कह देना कि छोटे छोटे सवालों के जवाब मैं नहीं देता, ये बच्चा देगा, और मुझे आगे करते रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब अगले दिन मुख्यमंत्री जी ले जाते हैं डरते डरते बच्चे को साथ में, राजा पूछता है बताओ भाई कीमत, तो वो कहते बादशाह सलामत ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब देना तो मैं भी तौहीन समझता हूं, ये बच्चा जवाब देगा, और उसको आगे करके खुद जाके बैठ जाते हैं। अब राजा बच्चे को देखते हैं कि अब तू जवाब दे भाई, तो बच्चा कहता है बादशाह सलामत मैं आपका जवाब तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या कि जितने ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे हैं उतना ऊंचा सिंहासन मेरा लगवाया है, जिस तरह के राजसी वस्त्र आपने पहने हुए हैं
उस तरह के राजसी वस्त्र मेरे सिलवाए जाए, जैसे रत्न आभूषण आपने पहने हुए हैं वैसे मेरे लिए लाए जाए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। तो राज साहब बोलता है ठीक है भाई, अरेंजमेंट करो। अरेंजमेंट होती है, उसके लिए सिंहासन लगाया जाता है, कपड़े लगाए जाते हैं उसको। अब वो राजा की बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी जेब से तराजू निकालता है, सुनारे का तराजू। सुनार होता है ना, जो गोल्ड का काम करते हैं, उनका तराजू बहुत एक्यूरेट होता है। सुनारे का तराजू निकालता है, राजा बादशाह सलामत को सुनार दिखाते हुए पूछता है कि राजा जी, बादशाह जी, दोनों पलड़ों में से कौन सा पलड़ा भारी? बादशाह कहते हैं दोनों बराबर है। फिर वो अपनी जेब से एक रत्ती निकालता है। रत्ती पता है क्या होती है? कहते हैं तेरी कीमत तो रत्ती भर भी नहीं है भाई। अपनी जेब से एक रत्ती निकालता है और एक पलड़े पे रख देता है और पूछता है बादशाह अब कौन सा पलड़ा भारी? तो बादशाह कहता है भाई जिस पर रत्ती रखी है वो वाला पलड़ा भारी है। तो बच्चा जवाब देता है कि महाराज आपकी कीमत ये रत्ती है, पर ये रत्ती वक्त की रत्ती है। ये वक्त आपके साथ है कि आपसे पढ़े लिखे ज्यादा लोग, आपसे समझदार लोग, आपसे ज्यादा तजुर्बेकार लोग आपसे पद में नीचे बैठे हैं। जिस दिन ये वक्त फिर गया उस दिन आपकी कीमत की रत्ती नहीं बची। वाह। तो भाई मैं आज जानता हूं कि आप मुझसे ज्यादा कामयाब हैं अपने अपने फील्ड में, पर आज वक्त जो है उसने मुझे मुकर्रर करा है इस जगह पर। आपकी कीमत मुझसे कहीं ज्यादा है, पर आज इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आपको मुझे सुनना है। हालांकि मैं जानता हूं मेरी कीमत रत्ती से ऊपर नहीं है, पर आज वो वक्त की रत्ती को मेरी तरफ ऊपर वाले ने किया हुआ है। और आज हम केवल इतनी ही बात करने वाले हैं कि आपका जो वक्त चल रहा है, मीटर में जो आपका वक्त चल रहा है, इसको दौर में कैसे बदलें। एक बात याद रखिएगा, आपने पास पैसा आया ये बहुत छोटी सी बात है, आप पैसे वाले बने ये बहुत छोटी सी बात है, आप पैसे वाले बने रहें ये बड़ी बात है। किसी ने कभी केबीसी देखा है कौन बनेगा करोड़पति? देखा है? देखा है। कौन बनेगा करोड़पति में बिहार से युवक थे सुशील कुमार, कितने करोड़ जीते थे तो बता सकता है? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए पता है? हाँ जी जी सर। देखो हाथ उठाने में, मुंह से निकालने में दिक्कत है तो दिस मींस यस, दिस मींस नो एंड दिस मींस आई डोंट नो। कैसे भी करके बातचीत करनी जरूरी है ताकि मुझे पता लगे इंसान ही बैठे हैं, केवल तरबूजों के बीच में लाके नहीं खड़ा किया गया मुझे। ठीक है ना भाई? सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीते। गेम का नाम क्या था? कौन बनेगा करोड़पति। गेम में होता क्या था? 15 सवाल पूछे जाते थे, आसान से लेकर धीरे 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 वो सवाल मुश्किल होते जाते थे, और वो 15 सवाल पूरी कायनात में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, उनमें से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। सही कह रहा हूं? ऐसे 15 सवालों का जवाब देकर 5 करोड़ रुपए जीतने वाला व्यक्ति समझदार होगा या नहीं होगा? होगा। पर क्या आपको पता है आज वो सुशील कुमार कहां है? वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो गए, दिवालिया निकल गया उनका। आज उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ। इवन ये को पागल हो गए थे और दारू पी के घूमते रहते थे। फिर एक दिन उनको रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। पढ़े लिखे थे, बिहार टीचर बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करी, दिसंबर 2023 में उसे पार किया और अब बिहार के एक स्कूल में टीचर है। अब जरा सोचकर देखिए, जिस व्यक्ति ने उतने बड़े मंच पर, उतने बड़े प्रेशर में, उतनी बड़ी गेम में दुनिया की 15 सवालों के जवाब देकर 5 करोड़ रुपए कमाए,
तो कमाए नहीं, बचाए, क्योंकि उन लोगों को खर्चा नहीं हुआ था, वो सीधा अकाउंट में आए थे। हमारे तरह की बिजनेस बिल्ड करने में खर्चा नहीं हो रहा है। वो टैक्स कट के 30% 3.5 करोड़ रुपए अकाउंट में आए, वाइट में। आप में से कितने जिनके अकाउंट में 3.5 करोड़ रुपए रखे होंगे? 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे आए। हम में से कई लोग क्या सोचते हैं, बस 1 करोड़ हो जाए फिर तो अपन जिंदगी सेट कर, 50 लाख अकाउंट में आ जाए तो जिंदगी सेट, फिर कोई टेंशन ही नहीं जिंदगी के अंदर। 25 लाख आ जाए फिर जिंदगी सेट। सोचते हैं ये चीज। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 5 करोड़ कमाए 15 सवालों को देकर 3.5 करोड़ रुपए अकाउंट में आए एक साथ, सब बैंकरप्ट हो गए, वो अपना पैसा संभाल नहीं पाया, क्योंकि पैसे की कला अलग है। किताबी ज्ञान से आप क्विज जीत सकते हो, पैसा नहीं। क्विज जीतकर, लॉटरी जीतकर एक बार पैसा आ सकता है। वो पैसा आपके पास बना रहे, उसके लिए आपको पैसे का ज्ञान होना जरूरी है। और आज की ये बातचीत, आज की ट्रेनिंग केवल इसलिए रखी गई है कि आपने जिस सिस्टम से पैसा बनाया है, पैसा कमाना शुरू किया है, आप उस सिस्टम से कमाते रहें, नहीं तो एक दिन आपकी कहानी भी सुशील कुमार की तरह सुनाई जा रही है। एक आया था, मैनेजर लेवल तक गया, उसके बाद कहां गया पता नहीं चला। हाँ, ताली बजाने के मन में तो बजा सकते मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब पैसे बस आने का लेता हूँ, ताली बजाने का नहीं, और जब तक आप अपने हाथ को बजा लो तो कोई भी दिक्कत नहीं, बस यहाँ मत बजाना। अपने जहां जहां बजाने की मर्जी करे बजाते रहो, इधर मत आना बस। तो आज आप जिस सिस्टम के साथ जुड़कर पैसा कमा रहे हो, हम में से बहुत सारे लोग यही नासमझी करेंगे कि एक लेवल पे जाके हम रुक जाएंगे कि अब हो गया। उस दिन से आपका पतन चालू। दुनिया में ऐसी कोई हाइट नहीं पहुंची जहां तक आप पतंग को ले जाओ और उसके बाद रस्सी बांध के छोड़ दो, पतंग उड़ती रहे, नीचे आएगी। हवा का रुख बदलते ही नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। हमसे कई लोगों ने पतंगबाजी, मेरे बच्चों को पतंग उड़ाता था, पतंग उड़ा के बांध देते थे रस्सी से, उड़ रही है भाई, तो केवल तभी तक उड़ रही होती जिसका उसी डायरेक्शन की हवा है जहां पे उड़ाई थी। हवा बदलेगी तो सर आज आप सबकी पतंगें उड़ रही है क्योंकि हवा के उसी रुख में उड़ रही है। पर आज हम ये देखेंगे, आज हम ये सीखेंगे कि कैसे ये पतंग मेरी हमेशा उड़ती रहे। अंबानी में और आप में केवल एक अंतर है, अंबानी को पैसे की कला आती है, हमें नहीं। पैसा कमाना बिल्कुल सरल काम है, दुनिया का सबसे सरल काम पैसा कमाना है। आसान नहीं है पर सरल है। सरल और आसान में अंतर क्या होता है? आसान काम वो है जिसे कोई भी कर लेगा, सरल काम वो है जिसे कोई भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर फिट रहना, हेल्दी रहना सरल है। आपको बस हेल्दी खाना खाना है और डेली का 1 घंटा वर्कआउट करना है, बस, और कुछ नहीं करना। कोई भी एक वर्कआउट कर लो, सुबह उठ के सैर पे निकल जाओ, जिम चले जाओ, स्विमिंग कर लो, बैडमिंटन खेल लो, कुछ भी कर लो, फुटबॉल खेल लो, कुछ भी कर लो, और आधा खाना कच्चा खा लो। बस खाना खाने से पहले भर के सलाद खा लो, फिर रोटी खा लेना। पराठे और पपीते में से किसी एक को चुनना पड़े तो पपीता चुन लेना। ये 2-4 बातें तो करनी है। कितना सरल है, पर कर कितने पाते हैं? तो पैसा कमाना भी सरल है, आसान नहीं है। आज 1 लाख रुपए तक आने के लिए आपको जो काम करने हैं, अगर आप वही काम करते रहे सही तरीके से, तो आप 10 लाख पे कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा।
आप 1 करोड़ पे कब पहुंचोगे आपको पता भी नहीं लगेगा, पर अगर आपने किसी भी लेवल पे आके पैडल मारना छोड़ा तो आपकी गाड़ी कब धीरे हो जाएगी आपको यही पता नहीं लगेगा। डुप्लीकेशन के बिजनेस में, और आज की बातचीत में केवल यही बात करने वाले हैं, हाउ टू बिल्ड, मैनेज एंड ग्रो अ टीम। एक टीम को कैसे बनाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे ग्रो किया जाता है। ठीक है सर? क्योंकि हम टीम बिल्डिंग के बिजनेस में, हम टीम बिल्डिंग के बिजनेस में, ये सुनो। अभी तो नाश्ता नहीं करा तब आते सो रहे, सुबह जल्दी उठे सारे, सुबह जल्दी उठे, पता लगा है। चलिए प्रोग्राम दो ठीक है चलो। बिल्डिंग पे बातचीत करने वाले, ठीक है सर? और टीम बिल्डिंग के अंदर आपको ये समझना जरूरी है कि एक टीम को बिल्ड करने के लिए, एक लीडर को बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। अगर आज हम अपनी बिजनेस के अंदर लीडर नहीं बने तो हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक बार एंड ग्रो अ टीम। अपने बिजनेस से जुड़ी छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं आपको। एक बार एक राजा के पास एक पंडित आता है और पंडित राजा को एक फल देता है। अब उस राजा के दरबार में रोज लोग आते होते हैं और उसको कोई ना कोई तोहफा दे के जाते होते हैं। अब वो फल जब राजा के पास आता है तो राजा सोचता है कि भाई सब लोग मुझे हीरे जवाहरात दे रहे हैं, पंडित मुझे क्या एक फल दे रहा है। अब कोई बात नहीं, क्योंकि पंडित ने दिया होता बड़े इज्जत के साथ उस फल को लेता है और मंत्री को पकड़ा देता है। मंत्री भी उसको बाकी फलों के साथ जाके आगे रख देता है। अब क्योंकि वो फल देखने में बड़ा अजीब होता है तो कोई उसे खाता नहीं है, तो मंत्री क्या करता है, एक गड्ढा खोदता है बड़ा सा और उसमें फेंक देता है। अगले दिन को फिर आता है पंडित, फिर वही फल पकड़ाता है, फिर राजा मंत्री को पकड़ा देता है, मंत्री फिर वही काम करता है, जाके उसको फिकवा देता है। ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल तक पंडित रोज आता होता है, रोज वो फल पकड़ाता होता है और रोज वही प्रोसेस चल रहा होता है। एक दिन राजा का पालतू बंदर पास बैठा होता है, तो राजा क्या करता है, उस फल को लेकर बंदर को दे देता है। अब बंदर उस फल को खाता है। जैसे वो फल को खाता है तो थोड़ी देर बाद बंदर अपने मुंह से हीरा बाहर निकालता है। अब राजा हैरान हो जाता कि भाई ये क्या बदतमीजी है, फल में से हीरा निकला, ये तो कोई जादुई फल था। अब राजा मंत्री से पूछता है, भाई इतने सालों से जो फल मिल रहे थे वो कहां है? अब मंत्री कहता सर वो तो मैंने गड्ढे में पिघवा दिए। अच्छा कहता चलो उस गड्ढे के पास। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं उस गड्ढे से बेशुमार रोशनी निकल रही होती है, क्योंकि वो सारे के सारे फल सड़ने के बाद हीरे बन चुके होते हैं। अब राजा को दिखता है कि यार इतना पैसा, इतना बड़ा वो। अब राजा जो है जाकर पंडित के पास जाता है और आके पांव पकड़ता है और पूछता है कि भाई इसका राज क्या है। कहता बस मैं आज ही दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आए कि लाइफ के अंदर बहुत सारे हीरे तुम्हारे पास छुप के आएंगे और उसके ऊपर कोई और परत चढ़ी होगी और तुम उसे पहचान नहीं पाओगे तो फैक्ट हो गए। आज जो हमारा बिजनेस है जिसको हम कर रहे हैं वो इस तरीके से है। कोई जानते हैं क्या है? हाँ जी, बर्फ। क्या बोलते हैं इसको? माउंटेन क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। ये समुद्री पहाड़ कह लो आप, आसान भाषा में समझने के लिए। समुद्र के अंदर
टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है तो पानी बर्फ का विशालकाय रूप ले लेता है और उस बर्फ का, उस पहाड़ का केवल 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर तैर रहा होता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है। उसको बोलते हैं आइसबर्ग। बड़े बड़े जहाज, अगर आपने कहानी सुनी हो टाइटैनिक, टाइटैनिक भी ऐसे ही एक आइसबर्ग के चलते डूब गया क्योंकि उसका ऊपर हिस्सा बहुत कम दिखता है और जरा सी नजरअंदाजी होती है तो जहाज उस पर चढ़ जाता है, पर वो इतने बड़े होते हैं कि वो जहाज को चीर देते हैं और पानी उस पर जाना स्टार्ट हो जाता है। टाइटैनिक, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित जहाज बोला जाता था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, वो अपनी पहली यात्रा पे डूब गया था क्योंकि उनसे केवल एक गलती हुई थी। पता होने के बावजूद भी उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया था, क्योंकि जो कैप्टन थे, जो क्रू था, वो भी इसी बात में मदमस्त था, ये दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज है, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये डूब नहीं सकता। तो वो भी एंजॉयमेंट में, अपना काम धंधा छोड़कर अपने अपने एंजॉयमेंट में लग गए थे। जिसका काम था पूरा टाइम नजर रखना समुद्र के ऊपर, वो भी मस्ती काट रहा था। सर, आज मीथर भी वही जहाज है जिसको कुछ नहीं हो सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो जहाज को चला रहे हैं वो मस्ती काट रहे हैं, क्योंकि जहाज नहीं डूबेगा, आप डूब जाओगे अगर आपने जहाज को ढंग से नहीं चलाया। जहाज कहीं नहीं जा रहा, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जहाज कहीं नहीं जा रहा, बट ऐसे आइसबर्ग आपके बिजनेस के जहाज में आएंगे। मीथर के जहाज को मीथर की मैनेजमेंट मैनेज कर रही है, वो जहाज कहीं नहीं जाएगा, पर आप भी अपनी अपनी टीम मैनेज कर रहे हो। उस टीम को मैनेज करने में ऐसे कई आइसबर्ग आएंगे और इस आइसबर्ग का जो ऊपर का हिस्सा हमारे बिजनेस में दिखता है वो है पैसा। इस सिस्टम में पैसा देखना सबसे आसान काम है, पैसा आना सबसे आसान काम है, मगर ये आपकी कामयाबी का केवल 10% हिस्सा है, केवल 10%। क्यों? क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी में केवल 10% काम करता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग, कई मुझसे लोग मुझसे पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, तो मेरा उनसे एक सवाल होता है कि भाई क्या आपने कभी ऐसा देखा कि एक बहुत बड़ा कामयाब डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है? देखा कभी आपने? नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है? अगर आप जाके चेक करेंगे आपको बड़े से बड़ा डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग करता मिल जाएगा, आपको बड़े से बड़ा लॉयर नेटवर्क मार्केटिंग करते मिल जाएगा, आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने दिख जाएंगे। यानी कि किसी और प्रोफेशन में जो अपनी जिंदगी की चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है, वो व्यक्ति भी उस बिजनेस को छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बना है। पर आज तक ये इतिहास है कि एक व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर कभी डॉक्टर बनने नहीं गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर लॉयर बनने नहीं गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर दूसरा धंधा चालू करने नहीं गया। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग वो समुंदर है जिसमें हर नदी आके मिल जाती है, पर चक्कर क्या है कि हम उस समुंदर का बस एक हिस्सा देखते हैं, पैसा। अगर पैसा ही वो वजह होती तो सर एक डॉक्टर जो ऑलरेडी करोड़पति है वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आता। आप में से कई लोग ये बात बोलते होंगे, या सर वो तो ऑलरेडी इतना पैसे वाला है, उसको क्या ही दिखाऊं जाके मैं, दिखाते हैं, बोलते हैं हाँ जी, यस बोलते हैं क्यों?
क्योंकि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में बस पैसा ही देखा, बाकी कुछ देखा ही नहीं। बड़े से बड़ा कामयाब डॉक्टर, बड़े से बड़ा कामयाब बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा कामयाब लॉयर नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है। इसका मतलब किसी ने उसे कुछ वो दिखाया जो उसकी डॉक्टरी के कमाई में नहीं था, किसी ने उसको वो दिखाया जो उसकी लॉयर की कमाई में नहीं था, किसी ने उसको वो दिखाया जो उसके बिजनेसमैन की कमाई में नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का वो एकमात्र प्रोफेशन है जो संपूर्ण है, जहां पे ना सिर्फ आपको पैसा मिलता है, आपको वक्त, मान, सम्मान, हर चीज, सोशल रिकॉग्निशन, हर चीज मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति कामयाब हो गया, वो कम वक्त में ज्यादा पैसा कमा सकता है। यहां पर आपको स्टेज पर चढ़कर तालियों की गूंज सुनने को मिलती है, यहां पर आपको एक नेता की तरह, एक सरकार की तरह किसी दूसरे की जिंदगी बदलने का मौका मिलता है। पर हम क्या करते हैं, हम इसको बस एक छोटा सा पहलू देखते रहते हैं, पैसा। और इसीलिए जब हमारे में से कईयों के पास पैसा आ जाता है तो हम शॉर्टकट अपनाना चालू कर देते हैं। हम में से कई लोग अपनी ही टीम को गलत कमिटमेंट या सर्विस देना बंद कर देते हैं कि तो पैसा आ गया। पर जो सम्मान वो व्यक्ति आपको दे सकता था, जो तालियों की गड़गड़ाहट वो आपको दे सकता था, वो स्टेज पे खड़े होकर जिस दिन ये बोलता कि मेरी जिंदगी में अगर कोई बदलाव आया है, अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल पा रहा हूं तो उसके पीछे एक शख्स जिम्मेदार है, वो रफीकुल आलम है, वो मिनाज है। वो तालियां आप भूल जाते हैं। और जब आप ये चीज भूल जाते हो ना सर, तो आप बिल्कुल उस राजा की तरह हो जिसको फल के अंदर हीरा मिला था, बट आपने उसे फल समझ के फेंक दिया। आपने केवल उसका एक पार्ट ही एंजॉय किया है। सर, पैसा कमाना दुनिया के किसी भी काम में कमाया जा सकता है, और ये इकलौता प्रोफेशन ऐसा है जहां पर आपको आपकी टीम भी बुलाती है, आपकी क्रॉस टाइम भी बुलाती है, आपको हर एक जगह पर बुलाया जाता है, अलग अलग मंच पे पैसा देके बुलाया जाता है कि आइए आपने अपनी जिंदगी में बदलाव कैसे किए उसके बारे में हमें भी बताइए। बट वो कब होगा? आपने कभी देखा कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में लोगों ने दान दिया और उसके नीचे अपना नाम लिखवा लिया? कभी देखा नहीं कि पत्थर लगवाया, कोई उस पर नाम लिखा हुआ है, बेंच गिफ्ट करा, उस पर अपना नाम लिखा हुआ है कि ये बेंच फला फला आदमी द्वारा भेंट दिया गया? देखा नहीं देखा? देखा है? उस बेंच के ऊपर उस आदमी को अपना नाम लिखवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसके पास पैसा तो है, सम्मान नहीं है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है, इसीलिए उसको पैसे द्वारा अपना ही नाम उस पर गुदवाना पड़ रहा है। आपने कभी देखा लोग बोर्ड लगाते हैं हैप्पी बर्थडे का, अपनी फोटो लगा रखी होती है हैप्पी बर्थडे, और खुद ही बोर्ड लगवाया होता है। दिल्ली में तो बहुत चलन है ऐसा कि बड़े बड़े बिलबोर्ड पर लगवाएंगे और उस पर हैप्पी बर्थडे लिखवा के चकवा देंगे। देखे? हाँ जी, देखिए। क्यों? क्या जरूरत है उसको ऐसे हैप्पी बर्थडे टांगने की? क्योंकि पैसा है, माँ बाप ने दे दिया या उसने कमा लिया, पहचान नहीं, कोई पहचान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये पहचान एज अ बाय प्रोडक्ट आती है। आपके नाम की स्टैंडीज बाय डिफॉल्ट आती हैं। जिस इवेंट में आप जाते हैं उस पर टिकट पर आपका नाम बाय डिफॉल्ट लग जाता है। आपको लेने एयरपोर्ट पे लोग बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। पर चैलेंज क्या है कि हमने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के उस हिस्से को जाना समझा ही नहीं, हमने उस हिस्से के बारे में सोचा ही नहीं, या हमें बताया ही नहीं गया, या हमने कभी चाहा ही नहीं कि भाई मैं एक दिन आऊंगा, उस स्टेज पे खड़ा होऊंगा
और इस बार जो भाई जो नाम है ना, ये मेरा लिया जाएगा। ये जो तालियां बजेंगी मेरे लिए बजेंगी। सर आज आप में से बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, बट वो नाम कि कोई स्टेज पे खड़े होकर आपके बारे में बोले, कोई स्टेज पे खड़े होकर ये बोले कि यार मेरी जिंदगी में बदलाव इस आदमी की वजह से आया है। आज आप में से कई लोग मिनाज भाई को बोलते होंगे, रफीकुल आलम भाई को बोलते होंगे। आपका वो नाम कब लिया जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, वो नाम तो चाहिए सर। वो तो अंबानी को भी चाहिए। अंबानी अपनी शादी पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुला रहा है, वो क्यों? क्योंकि उन यूट्यूबर्स के पास लोग हैं सुनने वाले, पैसा उसके पास है। पर अंबानी को सुनने कोई नहीं जा रहा। अंबानी को सुनने उसके बराबर के बिजनेसमैन ही आ रहे हैं जिनके पास भी उतना ही पैसा है। बट आम जनता, उसने यूट्यूबर्स को बुलाया कि आओ भैया शादी अटेंड करो, मेरे बारे में बताना शादी में, क्योंकि हम उन यूट्यूबर्स को सुन रहे हैं। सर उस यूट्यूबर को किसने बना दिया? आपने। उसको सुन सुनकर आज उस यूट्यूबर को अंबानी के बाजू में बैठा दिया किसने? आपने। उसे सुन सुनकर। पर उस यूट्यूबर ने बदले में आपको क्या दिया? केवल इंफॉर्मेशन। ये बिजनेस आपको पैसा भी देता है, वो मौका भी देता है। सब वो वक्त दूर नहीं है जब आप में से ही, आपके लीडर्स में से ही, जब हिंदुस्तान में और डिटेल में इस इंडस्ट्री के बारे में, मेरे कई दोस्त हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग से रहे हैं, और जब प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लॉस वगैरह बने, वो उस टीम में शामिल है जो सरकार से बातचीत करते हैं। आज वो सरकार के बाजू में बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के बाजू में जाकर बैठते हैं। अभी एक का तो मेरे ख्याल से भी कोलकाता में होके हटा है सेमिनार, जहां पे अपना बड़े बड़े मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रोग्राम हुआ केवल वुमेन्स के लिए, केवल और केवल लेडीज के लिए। वहां पे स्मृति ईरानी आई थी पिछले साल, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर थी, और आके बोला कि भाई इस इंडस्ट्री ने इतनी ज्यादा महिलाओं को काम दे रखा है, ये तो देश की सरकार का लक्ष्य है वुमेन एम्पावरमेंट, हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप हम ध्यान देंगे। बट ये मौका किसने लिया? जिसने पैसे वाले छोटे सी चीज को छोड़कर उससे बड़ा सोचा। आज आप सबके पास वो मौका है। सर मैं आपको आने वाला वक्त दिखा दूंगा जहां पर लोग इन्फ्लुएंसर नहीं, एक नेटवर्क मार्केटर को बोला करेंगे कि भाई मेरे साथ ना दिल्ली में आके थोड़ा खड़ा हो जा, तो तेरे जितनी टीम है उसके वोट मिल जाएंगे मुझे। ऐसा होगा, आप देखेंगे ऐसा होते हुए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री क्रिप्टो वेब3 जो हमारी इंडस्ट्री है वो और बहुत बड़ा कर रही है। बट वो मान सम्मान क्या आपको मिलेगा? अगर अंदर से जवाब अभी नहीं आ रहा तो ये आज आपको तय करना है। पैसा कमाना चिल्लर है भाई, उसके आगे चिल्लर। सोचो आप करोड़पति हो और आपके बाजू में एक लखपति खड़ा है, लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि वो एक लीडर बना, वो स्टेज पर आ गया। आपने कमाए 10 करोड़, उसी सिस्टम में बता के है 10 लाख, पर वो स्पीकर वाले स्टेज पर बज रही तालियां उसके लिए। सर सांप लूटेंगे जिसम को याद आता। क्यों? क्योंकि आपने कभी उससे आगे का कदम ही नहीं लिया। आप केवल एक हिस्सा पकड़ के बैठ गए। आज की ट्रेनिंग बस वो मौका है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सके। जाना या नहीं जाना ये आपको तय करना है।
क्योंकि जब मुकेश भाई अपनी बातचीत करेंगे तो वो अपना 3.5 महीने का विजन शेयर करेंगे कि यहां से वो क्या आगे देख पा रहे हैं, और उसके लिए एक टीम को संगठित किया जाएगा। वो टीम एक अलग मुकाम पर होगी। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा नहीं कमाने के लिए काम करना होता, काम किसी और चीज के लिए करना होता है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है सर, वो तो आना ही आना है। बट अगर आपको उससे कुछ बहुत बड़ा चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उससे कुछ बहुत बड़ा चाहिए, तो आज की ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको उससे ऊपर जाना तो इस बात को समझना होगा कि हम 2 पावरफुल इंडस्ट्रीज के पार्ट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग और वेब 3। ये इस समय दुनिया की 2 सबसे ज्यादा पावरफुल इंडस्ट्री है। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास 150 सालों का है, 150 सालों का, और इन 150 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग ने, डायरेक्ट सेलिंग ने दुनिया के सबसे ज्यादा मिलेनियर पैदा करे। मिलेनियर कौन होता है? वो आदमी जिसकी जो टोटल कीमत 9 करोड़ रुपए है, जिसकी टोटल वर्थ 9 करोड़ रुपए है। ऐसे सबसे ज्यादा लोगों को बनाने वाली इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग है। 150 साल हो गए, सारी दुनिया के, सारी कायनात की अलग अलग इंडस्ट्री एक तरफ और नेटवर्क मार्केटिंग अकेली एक तरफ। मतलब आप एक तरफ स्टील इंडस्ट्री ले लो, एक तरफ आप दूसरी इंडस्ट्री ले लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, एक तरफ सारी की सारी इंडस्ट्री आ जाए और दूसरी तरफ अकेली नेटवर्क मार्केटिंग खड़ी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने ज्यादा लोगों को मिलेनियर बनाया है बजाय बाकी सब इंडस्ट्रीज को मिलाकर, क्योंकि बाकी सब इंडस्ट्री आपको नौकरी देती है, नौकरी घर जाती है, अच्छा मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मगर पार्टनरशिप नहीं देती। अंबानी ने मिलेनियर जितने लोगों को बनाया होगा खुद मिलेनियर बनने में, उससे ज्यादा मिलेनियर उससे छोटी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने बनाए, क्योंकि उसने लोगों को हिस्सेदारी दी। तो आज सबसे ज्यादा मल्टी मिलेनियर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है? नेटवर्क मार्केटिंग। और सबसे तेजी से बिलियनियर पैदा करने वाली जो इंडस्ट्री है वो है वेब 3, क्योंकि यहां पे सबसे तेजी से ग्रोथ हो रही है। जिस इंडस्ट्री में बिलियनियर्स बने हैं, सबसे ज्यादा तेजी से बिलियनियर्स जिस जगह पे बन रहे हैं वो कौन सी है? वेब 3। और आज हम इन दोनों इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर इसका हिस्सा लेना है तो हमारे को 2 कामें करने पड़ेंगे। पहला काम, मुझे खुद एक लीडर बनना पड़ेगा, और दूसरा, मुझे ऐसी टीम खड़ी करनी पड़ेगी जो लीडर्स की हो। अगर मैं आपसे पूछूं लीडर कौन है तो मुझे बता सकता है? आप में से कितने लोग जो लीडर हैं? कोई है लीडर सर? नहीं मानते अपने आपको लीडर? मानते हैं? ओके, तो कोई मुझे बताएगा कि रैंकर में और लीडर में अंतर क्या होता है? एक रैंकर में और एक लीडर में क्या अंतर है? सर रैंकर जो सिर्फ लेवल पे लेवल लेता गया, लीडर जो रैंकर जो अपलाइन के माध्यम से बना दिया जाता है, और लीडर वो जो खुद अपने दम पर बनते हैं। रैंकर वो जो अपलाइन के माध्यम से बना दिया जाता है, लीडर वो जो खुद अपने दम पे बनता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर मीथर में 99% लोग अभी रैंकर हैं। मेरी डेफिनेशन से तो लीडर वाली कैटेगरी में भी अभी आई नहीं है, वो लीडर नहीं है, वो भी रैंकर है। पैकेज लगवा दिया, स्ट्रक्चर बनाकर कैलकुलेट करके इतना अमाउंट और ऊपर रैंक दिया। एक लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। एक लीडर वो होता है जो अपनी टीम को लेकर चलने की ताकत रखता है। एक लीडर वो होता है कि जब टीम कहीं पे अटक जाए तो उसको वहां से निकालने वाला लीडर होता है। पर जो खुद ही हथियार छोड़ के बैठ जाए वो लीडर नहीं है। नहीं तो सर टाइटैनिक जो है वो आइसबर्ग में टकरा जाएगी। हाँ सर, टकराना तो तय है, वो तो होगा ही होगा। टकराने के बाद टिकी रहेगी या डूब जाएगी
डूब ये जाएगी। इस बात पे तय करेगा कि उसको चलाने वाला लीडर है कि नहीं है। वो गलतियां सर टाइटैनिक के पायलट ने किया है, वो हमारे मित्र के लीडर ना करें। Exactly. तो हम भी आइसबर्ग में जाके सब खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए दो फौजें आमने सामने खड़ी है, दो फौजें आमने सामने खड़ी है, दोनों में बराबर सब कुछ है, हथियार बराबर है, लोग बराबर है, सब कुछ बराबर है, और दोनों के राजा खड़े हैं। एक का राजा बोलता है यलगार या आक्रमण या हमला कुछ भी, और खड़ा रहता है और उसकी सेना आगे भागती है, ठीक है जी। यस। दूसरा वाला राजा बोलता है हमला और सबसे आगे खुद भागता है। दोनों में से कौन सी जीतने वाली है? इसका राजा आगे जिसका राजा आगे राजा आगे भाग रहा है। क्यों? राजा को देख के बाकी सारी टीम होगी कि मेरा जो लीडर है, राजा का सेफ्टी मेरा भी जो जरूरी है राजा सर। है, वो आगे राजा का सेफ्टी भी जरूरी है। मैं तो ये पूछ रहा हूं दोनों में से कौन जीतने वाला है? जो राजा भागा तो राजा आगे चले। जो राजा आगे भागा, जिसने आक्रमण बोलने के बाद खुद नहीं खड़ा हुआ कि भाई तुम जाओ और लड़ो, मैं खड़ा हूं यहां पे, उसने हमला बोला और सबसे आगे खुद भागा लड़ने के लिए। सर बेझिझक वो टीम जीत जाएगी। क्योंकि उसका राजा लीडर है, उसका राजा का सेना देख रही है कि भाई मेरे राजा में इतना दमखम है, ये लड़ने के लिए आगे जा सकता है। उसकी टीम दुगने चौगुने जोश के साथ। सर कोई जोक सुनाया तो मुझे भी सुनाओ। सुनाया क्या? ठंडी लग गया ना, वही जो क्या है। अरे आपको नहीं, बाजू वाले को कह रहा था, आपने तो कुछ किया ही नहीं। अभी तो आपकी दाढ़ी भी नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल सकता चोर की दाढ़ी भी दूंगा। जिसके राजा आगे भागा क्योंकि वो राजा लीडर है, उसकी टीम वो देख रही है। सर लीडर होने के लिए कोई रैंक होना जरूरी नहीं है। एक 4 साल का बच्चा अगर अपने एक बच्चा जा रहा है अपनी बहन के साथ, 2 साल की बहन का हाथ पकड़ के और कुत्ता भौंके और वो 4 साल का बच्चा ईंट उठा के उस कुत्ते के मुंह पे दे मारे, वो लड़का 4 साल का बच्चा भी लीडर है। हमें क्या लगता है कि भाई मैं मैनेजर बनूंगा तो लीडर बनूंगा? नहीं, आप जिस दिन आए हैं, जिस दिन आपने एक भी व्यक्ति को अपनी टीम में रिक्रूट कर लिया, आप उस व्यक्ति के लीडर हो सकते हैं। पर शर्त यह है कि क्या आप खुद को लीडर मानते हैं? क्या आप खुद को लीडर की तरह देखते हैं? क्या आप लीडर बनना भी चाहते हैं? या आपका केवल एक ही पे फोकस है कि पैसा आ गया, उससे ज्यादा की कोई चाहत है ही नहीं? सर आपने जो पत्थर का कहानी सुनाया, जी सर। तो बच्चे ने जो मारा, तो अगर आप चाहो तो उसमें 2 शब्द में जोड़ दूं। बिल्कुल जोड़ो सर। पत्थर की कीमत तभी समझ में आती है, पत्थर की कीमत तभी समझ में आती है जब सुनसान सड़कों पर कुत्ते घेर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों? जब कुत्ते घेरेंगे तो पत्थर ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्टली, फिर पत्ता ढूंढना पड़ता है बिल्कुल सर, कि कहाँ गया है। उसका भी कीमत है, लेकिन मिल जाए तो फिर बच जाए जान। तो बच जाए, तो वो लीडर है सर। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ छोटी सी। जिस सिचुएशन में एक बच्चे ने लीडरशिप का रोल किया, और आज इस वीडियो से आप बस ये देखिएगा कि मैटर ये नहीं करता कि आप समस्या सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैटर ये करता है कि आप समस्या को देखने के बाद एक्शन कैसा लेते हैं। एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। भाई जरा ऑक्स की वायरस की बात बढ़ा देना।
ठीक नहीं। नहीं, आपकी वाइफ की बात नहीं। अब देख लो, मेरे जैसा टेक्नोलॉजी में पहले आदमी भी काम कर सकते तो आप भी कर सकते हो। एक वीडियो है जिसमें आपने कहा आपके उस पर डाले गलत है। अंबानी ने यह बात बोला होगा कि मैं हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी खोलूंगा, तो लोग उसे क्या बोलते होंगे, तेरी अपनी औकात में बात कर बे, चले आओ क्या पागल है, बोलते होंगे सर। पर अगर आज अनंत अंबानी जाके बोले कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी खोलूंगा, तो भी क्या ये बात बोलेंगे? क्यों? कि आज पता है वो अंबानी का बेटा है। आज धीरू भाई अंबानी ने उस पूरी की पूरी अपनी पुष्ट को, अपनी फैमिली को उस लेवल पे लेके जाया गया है कि आज कोई व्यक्ति उसके सामने ये नहीं बोलेगा कि तेरी औकात की बात नहीं है। बट एक दिन धीरू भाई अंबानी भी उसी पोजीशन पे था जिस पोजीशन में नूर आलम साहब थे, जिस पोजीशन में शायद मुकेश भाई थे, जिस पोजीशन में रफीकुल आलम साहब थे, जिस पोजीशन में मिनाज भाई थे, जिस पोजीशन पे आप लोग थे। $30 की एंट्री किसी तरह लगाई। उसके बाद उसकी हेल्प करने कौन कौन आया? और 2 छोटे बच्चे। ये वो $30 की एंट्रियां हैं जो आपने शुरुआत में उठाई होगी। जब आप $30 के प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं तो कोई आपको बड़ा नहीं आ जाता साथ में से। आपके साथ वो $30 वाले लोग ही आएंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, वो बच्चे पेड़ को धक्का मारते रहे, हटा नहीं उनसे हटना भी नहीं था, पर उनको ये पता था कि अगर हम डटे रहे तो एक दिन बड़ों को भी शर्म आ जाएगी, वो आएंगे। उनसे हटने का मतलब ही नहीं था, ये बात तो वो भी जानते थे, पर उन्हें एक बात पता था, डटना पड़ेगा भाई। अगर डट गए तो एक दिन वो लोग आ जाएंगे जो उसको हटवा देंगे साथ। तो आज भले ही आपकी शुरुआत $30 के प्रोडक्ट से हुई हो, मैटर नहीं करता। आपकी टीम में कोई $30 के प्रोडक्ट से आया हो, मैटर नहीं करता।
सर मैटर ये करता है कि आप कितने वक्त तक डटे रहने को तैयार हो और वो कितने वक्त तक डटे रहने को तैयार है। हम लोग क्या करते हैं गलती, हम सामने वाले को उसके आईडी के लेवल से देखना चालू कर देते हैं। इसने $1000 की एंट्री लगा दी, ये $30 वाला ही है यार, ये तो कैसे $30 के भी पैसे नहीं है, एसडीए लगा दो, काम करना चालू कर दो, तो ज्वाइन करा के पैसा जो आएगा उससे ज्वाइन कर लूंगा। तो हम क्या देखते हैं, हम उसको उस लेवल से देखते हैं सर। सामने वाले को आंकना ये नहीं है कि वो आज कहां पे खड़ा है, आंकना है तो इस बात पर देखो कि उस बीज में कितना बड़ा बनने की आग पैदा है। जो सेब बन गया भाई, उसके अंदर के बीज काउंट कर सकते हो आप। जो एक सेब लग गया आपके हाथ में दे दूं तो उसके अंदर के बीज काउंट कर सकते हो ना। यस। पर एक बीज दे दूं तो इससे कितने सेब निकलेंगे ये कौन काउंट करके बता सकता है? दुनिया में कोई आज तक पैदा नहीं हुआ कि एक बीज से कितने सेब निकल सकते हैं। सर आज पूरी टीम उस एक बीज से खड़ी करी हुई है, मुकेश भाई। और मुकेश भाई को व्यक्ति के जाके ने बोला था कि यहां छोड़ जाओ, दिल्ली छोड़ दो, जाके काम करना स्टार्ट। आप में से देख उस वीडियो में दिखाया जिसका काम है वो कह रहा है छोड़ना है सर, हम में से कई लोग हैं जो कहते हैं ये मेरा काम थोड़ी है। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा छोटा, लीडर जगह से नहीं बनता, लीडर लीडर होता है। अगर आप कमरे में आए और कुर्सी सही से नहीं लगी हुई और आपको तकलीफ होती है और आप कुर्सी खुद ठीक कर देते हो तो आप लीडर हो। क्यों? क्योंकि आपको तकलीफ हुई इस बात की भाई ये हमारी मीटिंग है, ऑर्गेनाइज भले मैं ना कर रहा हूं, मैं तो आया हूं ना, तो ये कुर्सी ठीक क्यों नहीं है सर? मेरी टीम का एक आदमी तो आया है ना, तो ये मीटिंग कायम क्यों नहीं है? लीडर उस दिन नहीं बनोगे आप जिस दिन आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, लीडर उस दिन बनोगे जिस दिन सोच बड़ी हो जाएगी, वो लीडर है। और हर एक छोटे से बीज के अंदर एक बड़ा बगान बनने का पोटेंशियल होता है। आज आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर वो पोटेंशियल है और आपके साथ आने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर वो पोटेंशियल है। बट सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए वो खाद पानी का इंतजाम करोगे जिसके अंदर वो बीज डलने के बाद बड़ा बन सके, जिसको जाकर बोल सके ये वो जमीन है भाई जिसके अंदर मुझे बोया गया, ये वो आदमी है जिसका हाथ मैंने पकड़ा और ये मुझे ऊपर तक ले गया। सर हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दुखी बात पता है क्या? सबसे तकलीफ की बात, सबसे ज्यादा लोग किस बात, एक बात पे फेल हो जाते हैं, वो अपनी बुद्धि सही जगह नहीं लगाते। यहां पे लगभग 70-100 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी। एवरेज अगर मैं बात कर लूं तो 30 साल की एज होगी हमारी एवरेज, मैं 41 का हूं, मुकेश भाई 36-37 साल के होंगे, नूर आलम साहब 27-28 साल के होंगे, जितने की भी एज है। एवरेज लगा लूं तो सबकी एवरेज 25 साल की आएगी, एवरेज आएगी। तो अगर 100 लोग हैं, 25-25 साल एवरेज जिए हुए हैं, तो कितने साल का तजुर्बा यहां इस कमरे में बैठा है? 2500 सालों का, ठीक है जी। इन 2500 सालों में कितने लोग ऐसे हैं जिसने सड़क पर किसी अंधे को मरे हुए देखा है? नहीं सर, किसी को नहीं लगता। 2500 सालों का तजुर्बा बता रहा हूं मैं। मैंने यही सवाल 50,000 लोगों के तजुर्बे में पूछा था। ये तो 2500 है ना, जहां पे 50,000 सालों का तजुर्बा बैठा था वहां पर भी किसी ने नहीं देखा था। और आंख वालों को रोज ही देख रहे होते हैं, गिनती पता नहीं है, गिनती नहीं है। बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ऊपर वाले ने ज्यादा काबिल सड़क पार करने के लिए किसको बनाया है? आंख वाले को या नेत्रहीन को? फिर मरता क्यों है? ज्यादा काबिल कौन है सड़क पार करने के लिए? आंख वाला। तो फिर मरता क्यों है जब ज्यादा काबिल है?
ओवर कॉन्फिडेंस, पैसेंस नहीं पता है कि मैं पार कर लूंगा, ज्यादा होशियार, ज्यादा होशियार है भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए। होशियारी ज्यादा लगाता है वो, होशियारी ज्यादा लगाता है। बट अंधा आदमी चाहे लाठी पे भरोसा करे, चाहे किसी के हाथ में अपना हाथ थमाए, फिर उसके बाद अपनी बुद्धि नहीं लगाता, फिर वो उस पर भरोसा करके चलता। और वो जो आदमी जब हाथ थामता है ना, तो ये सोच के थामता है कि मुझे इसकी सड़क पार करानी है, वो भी डाउट में नहीं होता। अब उसकी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है कि भाई तू पार कर ना कर, इसको पार करा। सही कह रहा हूं सर? Yes. जब आप, और उस चक्कर में वो आंख वाला भी कभी नहीं मरता जिसने कंधे का हाथ थामा होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसे। सर, जिस दिन आप अपनी टीम के एक भी आदमी को रिक्रूट करके उसका हाथ इस जिम्मेदारी से पकड़ लेते हो ना कि अब इसके सिंपलों की जिम्मेदारी मेरी है, जब तक इसके सपने पूरे नहीं हो जाते भाई, तब तक ये धंधा छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ऐसे 3 लोगों का हाथ जिस दिन आपने पकड़ लिया ना सर, उस दिन आपको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई माई का लाभ नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी आपको कामयाब बनाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लड़का काम नहीं कर रहा, ब्याह करा दो, अपने आप करेगा सारा उसके बाद। क्यों? जिम्मेदारी कंधे पे आएगा, उसका बाप भी काम करेगा। इसीलिए बोला गया सर, हमें जिम्मेदारी कामयाब बनाती है, पैसा नहीं। जिम्मेदारी उठना चालू कर दो, पैसा आना चालू हो जाएगा। पैसा आता है, जिम्मेदारी नहीं है, तो उस आंख वालों की तरह जिस दिन सड़क पे मरे पाओगे। जिम्मेदारी, अगर आपने अपनी टीम की जिम्मेदारी उठना चालू कर दी कि यार इसका सपना मेरा है, अपने लिए नहीं, इसके लिए। बच्चा पैदा होती जुबान चेंज हो जाती है हमारी, अब अपने लिए नहीं, अब इसके लिए जीना यार। बीइंग अ फादर, मैं भी फादर हूं, मेरी बेटी 8 साल की। अपने सपने कहां जाते हैं पता भी नहीं लगते, अब बस ये दिखते और इसके सपने। सर, जिस दिन आपने अपनी टीम को अपना बच्चे की तरह प्यार करना चालू कर दिया ना, वो आपको आपके माँ बाप की तरह प्यार करना चालू कर। सवाल ये है कि क्या आप अपनी टीम को बच्चे की तरह प्यार करते हो? प्यार, जिम्मेदारी। सर, बाप मत बनो, मां बनो। एक मां बच्चे को ज्यादा कूटती है बाप के मुकाबले, पर आज तक का इतिहास है कोई बच्चा मां की कुटाई खा के घर छोड़ के नहीं गया। कुटाई पे वो बाप के घर छोड़ता है, जबकि मां जबकि 15 गुना 20 गुना ज्यादा कूटती है बच्चे को। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को भी पता है कूट रही है तो मेरे लिए कूट रही है भैया। मेरी बेटी है, रोज झगड़ा हो रहा होता है माँ बेटी का। फोन करो तो झगड़ा एक दूसरे की, इसने मेरी ये बात नहीं मानी, मम्मी ने मुझे ये कह दिया। बट जरा मैं बोलूं तो मम्मी को डांट लगाता हूँ तो पहले वो बचाने को जाती है। क्यों ना? क्यों? उसको पता है कि डांटा है तो मेरे भले के लिए डांटा है। जिस दिन आपने अपनी टीम के उस एक आदमी की भी जिम्मेदारी ओढ़ ली सर, मैं आपसे वायदा करता हूं पूरी कायनात में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो आपको नाकामयाब कर दे। और वो कब से ओढ़नी है? जिस दिन आपने पहले आदमी को सिस्टम में लिया ना, ये आपका बच्चा है भाई, ये आप लेकर आए हो, इसको इस सिस्टम में जन्म आपने दिया है, इसने आपको बाप या मां बना दिया है सिस्टम के अंदर। भले प्लान आपकी अपलाइन ने दिया हो, बट उसको जन्म इस सिस्टम में देने वाले आप हो। जिस दिन आपने जिम्मेदारी समझ लिया, आप उस दिन लीडर हो। और जब तक ये नहीं समझी तो भले आपने पूरी कौड़ों के 100 बच्चे पैदा कर रखे, उन्हें पढ़ लेंगे सारे के सारे। ये है लीडरशिप। उसके लिए कद नहीं,
यहाँ होना चाहिए, वो जिम्मेदारी को उठना ही है। अगर ये बात भी आपको समझ में आ गई ना तो आज की ट्रेनिंग कामयाब हो चुकी भाई, ऑलरेडी हो गई। सर आज के बाद ये बोलना छोड़ो ये मेरा काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को कंधे पे बैठा के चलो, बट बच्चे को कंधे पे बैठा के चलने की आप जरूरत तभी पड़ती है जब आप उसको पैदल चलने के लायक नहीं बनाते। अगर आप कहते मेरी पूरी टीम मेरे पे डिपेंडेंट है तो मुझे ये बताते हुए शर्म आती है कि आप ये बता रहे हो कि मैंने अपने टीम में किसी को लायक नहीं बनाया है। तो टीम नालायक नहीं है, मुझे दिखता है एक बात नालायक है। आपकी टीम डिपेंडेंट नहीं है सर, आपने उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की एफर्ट्स नहीं करे। एक बार एक ऐसी बड़े होटल में, 5 सितारा होटल में एक कपल आता है, जोड़ा आता है, बड़ा पैसे वाला, रॉयल्स रॉयल गाड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी में आता है, सारा उसका सामान अंदर लेके जाया जाता है। बच्चा बैठा होता है गाड़ी में, बड़ा सुंदर सा, स्मार्ट सा, 17-18 साल का। तो उसके लिए बग्गी बुलाई जाती है, बच्चे को बग्गी में उठाते हैं, लेके जा रहे होते हैं। तो 2 दरबार खड़े होते हैं, आपसे बात करते थे भाई ऊपर वाले की, सब कुछ किया, पैसा, रुतबा, बच्चा भी कितना प्यारा है, बड़ा अफसोस चल नहीं सकता। तो माँ बाप भड़के कहते हैं चल नहीं सकता मतलब, चल नहीं सकता मतलब क्या बता रहे हो? चल सकता है, जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है, हम बग्गी में बैठा के लेके जाएंगे। ऐसे माँ बाप को क्या बोलोगे आप? ऐसी कुछ अप्लाइंग भी होती है। बच्चा चल सकता है, हम उसे कंधे पे ढोना चाहते हैं क्योंकि बच्चे को चलाना सिखाने के लिए वक्त लगता है, गोद में उठाना बड़ा आसान है। पर दिक्कत ये होती है जब बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, टीम बढ़ गई, अब कोई यहाँ है, कोई यहाँ है और कोई यहाँ बैठा है, अब समझ में नहीं आ रहा किसको उतारो। तुम्हें बिठाया तो मैं नहीं है। अब तकलीफ यहाँ है, पहले तो बड़े अच्छे लग रहा है पहला बच्चा, दूसरा बच्चे के साथ हमेशा सटेला जैसा बर्ताव क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि पहले बच्चे ने तो प्रमोशन की होती है। भाई जब मेरी पहली बेटी हुई, मेरी एक ही वैसे तो, जिसके 2 बच्चे उसका मार लेते, जिसका पहला बच्चा हुआ वो बाप बना, प्रमोशन हुई, माँ बनी, दादा बना, दादी बनी, सबका लेवल चेंज हुआ। सबका लेवल चेंज हुआ ना भाई। इसके डायरेक्टर बनते ही ऊपर वाला प्रेसिडेंट बना, अब उसके नीचे एक नया बना है, ये भी प्रेसिडेंट ही है। अच्छा एक और आ गया, कोई बात नहीं, मैं तो अपनी दादा ही हूँ भाई, अब भी बाप ही है, माँ ही है, कुछ लेवल ही चेंज नहीं हो रहा उनका, तो एक्साइटमेंट भी नहीं है जो पहले बच्चे के लिए होती है। अब दूसरा बच्चा उसके पुराने कपड़े ही पहन रहा है, यही होता है। अरे रखो यार, नए पहले वाले के सब कुछ नया आता है, दूसरे वाले के लिए क्यों? क्योंकि प्रमोशन हुई नहीं, इसकी ज्वाइनिंग से मेरा रिवॉर्ड आया ही नहीं, तो मैं किस पर ध्यान दूं? ये प्राकृतिक नियम है भाई, ये नियम है। जिसका मैनेजर बनने से आपका सीनियर मैनेजर क्लियर हो रहा होगा, आपका जोश देखो उसके प्रति, पर गलती से वो बनकर आपका लेवल चेंज नहीं हो रहा तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। पर तब तक उसे कम से कम इतना जिम्मेदार तो बनाओ कि वो खुद खा ले, तब तक तो आप गोद में उठा के ले आए। अब आपको जरूरत नहीं है, अब करे यार 2 टका डिफरेंस आता है, इतना तो खर्चा हो जाता है इसका समझाने में। हाँ भाई, हमारे सिस्टम में हमारी कीमत है क्या अप्लाई हुई? 2 टके की तो कीमत है सारी, 2 टका का डिफरेंस है ना, 2 ही कीमत है भाई। तो आदमी भी कहता है 2 ही तो टका डिफरेंस आने यार, इतना तो खर्चा हो जाएगा इसको समझाने में, इसका प्लान दिखाने क्या ही जाऊंगा, अब कोई नया ढूंढ। पर तब तक आपने उसको उस लायक ही नहीं बनाया है कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। तब तक तो आप गोद में उठाकर लाए थे उसको वहां। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी करना था। आप बच्चों को चलाना सिखाते तो शायद आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में कुछ वक्त लग जाता एक्स्ट्रा। तो आपने क्या किया? बच्चा तो यार चलने में टाइम लग रहा है, गोद में उठा और चल।
अब आपने उस दरवाजे पे पहुंचकर आपका तो मकसद पूरा हो गया, आपने उस बच्चे को उतार दिया, पर ये बच्चा अभी चलने लायक नहीं हुआ है। अब ये रोएगा, बिलखेगा, अब इसने आदत बढ़ गई है। अब ये अगर आदत आप उसको या तो गोद में उठाए रखो, नहीं तो ये आपकी बाकी टीम को बिगाड़ेगा। पहले डाली किसने? अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मकसद सीधा करने के लिए किया किसने? हो सकता है बच्चे को पहले चलने में थोड़ा वक्त लगता, आपको दरवाजे तक पहुंचने में थोड़ा वक्त एक्स्ट्रा लग जाता, बट उसके बाद वो बच्चा आपके बाजू में आपका राइट हैंड बन के कंधे से कंधा मिला के चल रहा होगा। ये है लीडरशिप, बस और कुछ नहीं। तो 6 क्वालिटी जैसे लीडरशिप की, एक लीडर के अंदर 6 क्वालिटीज होती हैं। इसको मैंने लीडर के शब्द से ही बनाने की कोशिश करी है। सबसे पहले लीड बाय एग्जाम्पल। वो व्यक्ति एग्जाम्पल से लीड करता है, वो बोलता नहीं है कि तुम ऐसा करो, वो करके दिखाता है कैसा करना है। मीटिंग के अगर कहता है कि भाई अटेंड ऑल द मीटिंग्स, तो वो आपको हर एक मीटिंग में पाया जाएगा, वो खुद आएगा। वो बोलेगा वक्त से पहले पहुंचो, तो वो आपको वक्त से पहले मिलेगा। वो कहेगा प्रॉपर ड्रेस में आओ, तो खुद प्रॉपर ड्रेस में मिलेगा। वो जो कहेगा वो करेगा। वो उसकी कथनी करनी एक समान होती है, पर जिसकी कथनी करनी अलग अलग है, वो लीडर कभी हो ही नहीं सकता। और एक टॉपिक बीच में रह गया, मैं उसको दोबारा से कवर कर लेता। जो मैंने अंधे वाला एग्जांपल दिया था कि अंधा क्यों मर रहा है, क्योंकि दिमाग ज्यादा लगा है। हमारे सिस्टम में आपको दिमाग केवल एक चीज पे लगाना होता है, केवल एक चीज, सही लीडर ढूंढने में। अगर आपने सही लीडर ढूंढ लिया कि किसको फॉलो करना है, बस फिर आप उसकी टेल लाइट पकड़कर उसकी बात पूरी करते हुए चले जाओ, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। सड़क पे आप जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता, तो बस एक चीज ढूंढ लो कि जहां पे आपने जाना है वहां पे कौन सी दूसरी गाड़ी जा रही है, और उसके पीछे लगा तो आपको ले जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर सारी क्वालिटी हो, आपके अंदर बस एक ही क्वालिटी चाहिए, सही लीडर को पहचानने की। सही मुकेश भाई, उनका लीडर डिक्लेयर्ड है कौन है, वो उसी को देख के चलते, बीच में कहीं देखते ही नहीं। कोई कुछ कर रहा हो और उन्होंने सबसे बढ़िया लीडर पकड़ा हुआ है, वो जो आएंगे खुद बताएंगे। नूर आलम भाई, पिछली बार हमारी बात हो रही थी, इनसे बोलते मुकेश सर आपने देख लिया ना? हाँ, फिर मैं क्यों देखूं? इन्होंने देखा हुआ मुकेश भाई, मुकेश भाई ने बोल दिया हाँ हाँ, मुकेश भाई ने बोल दिया ना ना। क्यों? आपने लीडर सही ढूंढ, लीडर सही ढूंढने में दिमाग लगा कि मेरा लीडर सही है या नहीं है। क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था ना, तो मुझे एक असूल सिखाया गया था, एक रूल सिखाए, 2 रूल सिखाए गए थे एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में। जब मैं आया था पहली बार जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, पहला रूल क्या था? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन इज ऑलवेज राइट, अपलाइन हमेशा ठीक होती है। और रूल नंबर 2, इफ यू हैव अ डाउट, रीड रूल नंबर 1 वंस अगेन। बट अपने तजुर्बे से मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे। आपकी अपलाइन हमेशा राइट नहीं होती, आपकी ग्रोइंग और एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट। क्योंकि अगर आपकी अपलाइन भी ग्रो नहीं कर रही है, तो ये भी खड़ा पानी है, इसमें कचरा आएगा। और ग्रो का मतलब ये नहीं कि लेवल चेंज होना ग्रोथ है, नहीं। क्या वो सारे काम कर रही है जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए? क्या वो मीटिंग्स में आ रही है? क्या वो ट्रेनिंग्स में आ रही है? क्या वो स्टेज पे पार्टिसिपेशन कर रही है? क्या वो अपनी टीम को उसमें प्लग इन कर रही है? क्या कोई इंफॉर्मेशन कंपनी से आती तो आप तक पहुंच रही है? क्या वो आपको सिखाने के लिए ट्रेनिंग मीट ऑर्गेनाइज कर रही है? क्या वो आपके साथ नई जगह पर कोई सिस्टम को खड़ा करने के लिए आपका साथ दे रही है? आप साथ देने का मतलब ये नहीं खुद ही जाना साथ में, पर आपको वो सिस्टम बिल्ड करने में साथ दे रही है। तो वो सारी की सारी क्या है?
ग्रोइंग और एक्टिव, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आपको 3 लोग जल्दी मिल जाए, उसको थोड़ा सा वक्त मिले, बट मेरे भाई वो खूब सारे काम कर रहा है जो इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए चाहिए, वो सारी पॉजिटिव बातें कर रहा है। अगर वो आपको नेगेटिव कहता सुने, नेगेटिव बोलता सुने, तो समझ लो कि भाई इस पेंट के डब्बे में, सफेद पेंट के डब्बे में काला पड़नी शुरू हो गई है। और सफेद पेंट के डब्बे में एक बूंद भी अगर काली गिर गई, अब वो सफेद नहीं बचा है, अब उसमें कुछ तो अंतर आ गया है। तो सबसे पहला क्या है, लीड बाय एग्जांपल। आप टीम को कह रहे हो उसको जल्दी पहुंचो और आप खुद नहीं पहुंचे हो। सोचा है भाई, टीम को अगर टाइम 10 बजे का दिए ना, तुम्हारा टाइम 9:30 बजे का ही है। टीम को तुम कह रहे हो ट्रेनिंग अटेंड करो, और आप ऑर्गेनाइजिंग टीम में नहीं हो और आप खुद बाहर हो, तो लोचा है। हाँ, आप ऑर्गेनाइजिंग टीम में हो, आपको जिम्मेदारी मिली है कि यार जो भी लोग आ रहे हैं वो सही से एंट्री करें, उनका खान पान की व्यवस्था करने में, तो आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। अब आप आर्मी के मिशन पर हो ताकि बाकी पूरी बटालियन जो है आराम से जा सके, तो वो आपकी जिम्मेदारी, उस चक्कर में आपको बाहर खड़ा होना पड़ता है। जैसे अगर आप देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त का जो फंक्शन होता है, उस समय पर भी जो कमांडोज खड़े होते हैं, अगर राष्ट्रगान भी चल रहा है तो मूवमेंट कर सकते हैं। उनके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होता कि आपको स्ट्रेट खड़ा होना है। ये पता लगे उसे 3 मिनट के अंदर किसी ने गोली निकाल दी और आप खड़े हो बंदूक ऐसे, क्योंकि फिर राष्ट्रगान, तो उन पे वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा। वो उस समय भी मूवमेंट कर सकते हैं, गाय पे देख सकते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी पे है। ड्यूटी क्या है भाई, ये जितने लोग बैठे हैं इनको कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए, तो वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी टीम, ऐसी कोई ड्यूटी है, डन। बट अगर ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है, और ये बताने के लिए आपको किसी और का पता नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए। मैं एक कहानी सुन रहा था, सुजीत भाई सुना रहे, बड़ी अच्छी कहानी थी, तो मैंने सोचा आपको भी सुनाता हूं, क्योंकि इस बात में जुड़ी हुई है। एक बार एक गुरु अपने जगह का, अपने जो उसका क्या कहते हैं आश्रम होता है, उसका पदवी आगे देनी होती है किसी को, तो 2 शिष्य होते हैं उसके, 2 शागिर्द होते हैं कि भाई किसको दिया जाए। तो शागिर्द को क्या कहता है, दोनों को एक एक चिड़िया देता है और कहता है कि तुम्हें काम करना है, इस चिड़िया को मारना है, पर किसी ऐसी जगह पे जाकर इस कबूतर को मारना, किसी तीतर को मारना, और किसी ऐसी जगह पे जाकर जहां पर कोई देख ना हो। तो एक बच्चा शागिर्द तो 2 दिन के बाद आ जाता है, 1-2 महीने के बाद लौटता है बड़ा परेशान होकर, और तीतर लाकर, कबूतर लाकर गुरु के कदमों में वापस रख देता है। कहते क्या हुआ, तुझे से मारा क्यों नहीं? पहले तो मार के आ गया। कहता गुरुजी आपने कहा था कि इसको किसी ऐसी जगह पे जाके मारना जहां कोई देख ना रहा, पर मुझे 2 महीने ढूंढने के बाद भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पे खुदा नहीं देख रहा था। हर जगह देख रहा मैं, कोई इंसान नहीं देख रहा था, खुदा तो हर जगह देख रहा था भाई, तो मैं मार ही नहीं पाया इसको। और वो शागिर्द को अपनी पदवी दे देता है। तो सर आप अपनी अपलाइन से न बचा सकते हो, इससे कैसे बचाओगे? आप यही तो दे सकते हो कि आपने एमके सस्ते में बेच दिया, किसी ने नहीं देखा। उसने देखा है, देखा है। क़यामत के दिन सजा तो लेना पड़ेगा। उसने देखा है, कहां पे बचोगे? तुमने एक टीम को यहां से सरकार ने उधर कर दिया, किसी ने नहीं देखा। तो किसी दूसरे को दिखाने के लिए मत बनो भाई, जो हो वो बनो, और सच में बदलो अगर बदलना है तो। अरे असली रॉलेक्स बनना है तो सच में बनो, नहीं तो नकली टाइटन भी, असली टाइटन भी नकली रॉलेक्स से तो बेहतर है। किसी को दिखाने के लिए मत बदलो, अंदर से आगे बदलो। जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि वो देख रहा है।
उसने आपको एक मौका दे दिया जहां से आप दूसरे की जिंदगी बदल सकते हैं। बदलना ना बदलना, खुद को बदलना नहीं बदलना। आपको लगता है यार मैंने इसकी जिम्मेदारी तो होगी, इससे पैसे तो आगे, आप क्या करना है इसका, वो देख रहा है। आपने उसकी जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो आप उससे दगा कर रहे हो, उससे नहीं, उससे कर रहे हो। अगर उससे दगा करके चलता है आपका काम तो चलाए रखो, ये तो इंसान है, तो क्या कहते हैं। जिम्मेदारी से बनता है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाओगे उतने बड़े लीडर कहलाओगे। आपके गांव का सरपंच गांव की जिम्मेदारी उठाता है, आपका एमएलए एक विधानसभा की उठाता है, एक एमपी एक लोकसभा सीट की उठाता है, मुख्यमंत्री एक स्टेट की उठाता है, प्रधानमंत्री देश की उठाता है। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाओगे उतना बड़ा लीडर, उतने बड़े लीडर बन जाओगे। अगर आज आपकी टीम में एक आदमी है तो आप आज लीडर हो, वो आपको देख रहा है। लीड बाय एग्जांपल। दूसरा होता है एम्पैथी। लीडरशिप का मतलब, एम्पैथी का मतलब होता है, होता है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है बेचारा, ओहो इसके साथ बड़ा बुरा हो गया, बेचारा। 95% लोग दुनिया में बेचारा बनना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कामयाब होना, वो चाहते कि भाई मेरे को कितना बड़ा दुख है, इसको तुम सुन लो बस। वो बेचारा बनना चाहते हैं। पर एम्पैथी का मतलब क्या होता है? दूसरे की उस दर्द को समझकर इलाज करने वाले। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी आधी बीमारी तो उस हकीम के पास या उस डॉक्टर के पास जाके पूरी ठीक हो जाती है, जो सुन ले हमारी बात। टेंशन सुन लिया इसने बात, आधी बीमारी तो वही ठीक हो गई। क्यों? सुन तो ली। तो सर आपकी टीम की भी आधी बीमारी तो वहीं दूर हो जाती है और उसको सुन लेते थोड़ी सी। उसको कोई चैलेंज आया है, आप उसको सुनने को भी तैयार नहीं, उससे बात करने को भी तैयार नहीं, और उससे बच रहे हो, कट रहे हो, बीमारी बढ़ रही है। बट जहां आपने उसके साथ बैठ के होगा, कोई बात नहीं मेरे भाई, हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है, आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो गई। आधी तकलीफ ही उसे इस बात की है कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे आज। कि जब भैया वोट और नोट लेने आए थे तब तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे, फोन भी नहीं उठाते। आधी तकलीफ ही उसे इस बात की है। अगर आपने फोन उठा के कह दिया मेरे भाई थोड़ा सा बिजी हूं, फ्री होती फोन, आधी तकलीफ नहीं दूर हो गई। अगर उसको अपने प्राइस को लेके, उसको अपने क्वाइन को लेके कोई डाउट है, कुछ चैलेंज है, आप उसका फोन नहीं उठा रहे, अगर वो उठा के कह दिया कि भाई अब हो जाएगा, टेंशन ना ले, आधी बात उसको वहीं धूप हो जाएगी। पर क्या है, हम उस टाइम पे बच रहे होते हैं। हम चीजों को सुलझाना नहीं चाहते, हम चीजों से बचना चाहते होते हैं। और वो जो बचने का चक्कर है वो इतना उलझता जाता है, उलझता जाता है, उलझता जाता है कि एक न एक दिन आके मुझे फंसते जरूर है। और फिर जब फंसते हैं तो हमारे पास निकलने का रास्ता नहीं होता। एक ही होता है कि हम उस रिश्तों को काट दें और वो टीम हमारे साथ काम करना छोड़ देती है। फिर टीम कहती है मुझे अपलाइन के साथ काम नहीं करना, मैं कोई और जगह जा रही हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उनसे वक्त रहते बात नहीं करी। साजन सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, अगर आपके मेरे बीच में बातचीत नहीं हो रही तो इसको नो कम्युनिकेशन होना नहीं कहते, इसे मिस कम्युनिकेशन होना कहते हैं। अगर आपकी मेरी बात हो रही है तो बात सुलझ जाएगी, पर अगर बात नहीं हो रही है तो ये अपने आप दिमाग में नेगेटिव सोचना चालू कर देंगे। तो फिर वो क्या हो रही है? मिस कम्युनिकेशन हो रही है। देयर इज नो कम्युनिकेशन। कोई बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा तो सिनेरियो ही नहीं हो रहा। या तो सही बातचीत हो रही है या गलत हो रही है। आपका फोन ना उठाना अपने आप में ही एक बातचीत है। अगर कोई व्यक्ति आज आपको फोन कर रहा है किसी प्रॉब्लम में, आप फोन नहीं उठा रहे, तो ये अपने आप में एक मैसेज जा रहा है उसको, क्या बात नहीं करना चाह रहे। और क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि जो चीज का वो मांग रहा है
वो आप उसे देना नहीं चाहते शायद। और अगर वो सही मांग रहा है और आप बच रहे हो तो गड़बड़ है। तो भाई एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के दर्द को समझ पाना, महसूस कर पाना, दूसरे की तकलीफ को सोचकर उस बीच में भी उसके बारे में सोच पाना। जब आपको अपने सपने से ज्यादा उसके दर्द दिखना शुरू हो जाए, वो एम्पैथी है। अगेन वही बच्चे वाला केस, माँ बाप बनते ही हमें सब कुछ बच्चे का दिख रहा होता है, अपना वो सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। अगर कहीं हम जा रहे हैं बाइक से और हम गिर गए हैं तो पहले, और बच्चा मेरा साथ में है तो पहले मैं बच्चों को देखूंगा, बच्चों को चोट लगी नहीं लगी, अपना भले खून बह रहा हो। क्यों? बच्चा ठीक है तो कहता है ये ठीक है ना भाई, इसको नहीं लगी, अपना तो देखा ही जाएगा जो होगा, अपने कपड़े छिले कोई बात नहीं, बच्चा ये एम्पैथी है। यही लीडरशिप है। माँ बाप बनना ही लीडरशिप है। माँ बाप बनने की तरह जिम्मेदारी लेना ही लीडरशिप है। और इससे आसान भाषा में शायद मैं लीडरशिप ना समझा पाऊं। जिस दिन आपने अपनी टीम को अपने बच्चे की तरह मानना चालू कर दिया, उसी दिन से आपकी लीडरशिप स्टार्ट हो गई। एडेप्टेबिलिटी, लीडर का तीसरा काम होता है बदलती हुई सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना। अब देखिए, आप एक रास्ते से जा रहे हैं और जाम लगे, तो सबसे पहले रिक्शे वाले, ऑटो वाले क्या करते हैं? दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, पकड़ लेते हैं। क्यों? और आधी जनता क्या करती है? उनके पीछे पीछे। उस सिचुएशन में लीडर कौन है? वो रिक्शे वाला। उसको इस सिचुएशन के, इस जाम के बारे में आपसे ज्यादा पता है, तो अब अपनी मर्सिडीज भी ऑटो वाले के पीछे मर्सिडीज वाला भी लगा देगा, भाई ये निकल रहा है, मेरी भी निकल आएगा भाई। क्यों? क्योंकि उस मर्सिडीज वाले को पता भाई ये रोज का ऑटो चलाने वाला है, या यहां जाम लगा हुआ